तो चलिए स्टूडेंट्स, आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन। डेफिनेटली ऑसिलेशंस आपको समझना चाहिए पहले, तो आपको वेव समझने में भी आसानी होगी। अब यदि मैं ऑसिलेशन चैप्टर स्टार्ट करूं तो मुझे सबसे पहले आपको समझाना चाहिए पीरियोडिक मोशन। तो बच्चों, पीरियोडिक मोशन, यदि मैं आपको पीरियोडिक मोशन बोल रहा हूं तो मैं 3 एग्जांपल लेता हूं। इसमें से एक एग्जांपल है मेरा रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। एक एग्जांपल है मेरा ऑसिलेशन ऑफ ए सस्पेंडेड लोड with one end of a vertically suspended spring, और एक एग्जांपल है मेरा सिंपल पेंडुलम। ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने बोर्ड पर बनाए हुए। तो आप जरा समझे बात बच्चों, पीरियोडिक मोशन हम किसको कहते हैं? When the motion of a body in which it passes through a fixed point in a fixed time interval and repeats its motion again and again after a definite time interval, then the motion of a body is called periodic motion. The fixed time interval, this is called time period. तो जब मैंने आपको पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन दी तो मैंने आपको समझाया कि जब कोई बॉडी किसी फिक्स पाथ पर मूव करती है, मोशन करती है और एक फिक्स पॉइंट से बार बार एक फिक्स टाइम इंटरवल में पास होती है, तब अपन जो भी बॉडी उसका मोशन, उसको अपन बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। आप सब जानते हैं कि अर्थ एक फिक्स पाथ पर रिवॉल्व करती है और एक फिक्स टाइम इंटरवल में, जिसको अपन 1 ईयर बोलते हैं, 365.25 डेज में अपना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है और उस फिक्स पॉइंट से पास होती है। तो नो डाउट बच्चों, ये पीरियोडिक मोशन है और यहाँ टाइम पीरियड है 365.25 डेज। यदि हम किसी वेट को वर्टिकली सस्पेंडेड स्प्रिंग के एक एंड से कनेक्ट कर दें और स्ट्रेच कर दें, खींचकर छोड़ दें, तो डेफिनेटली अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगा। उसमें यदि ये इंडिकेटर है तो ये इस स्केल के 0 के ऊपर और नीचे इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। यहां भी एक फिक्स पाथ से मोशन कर रहा है और एक फिक्स पर्टिकुलर पॉइंट से एक फिक्स टाइम इंटरवल में बार बार पास हो रहा है, तो इसका मोशन भी पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक का मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए और एक फिक्स पाथ से बॉडी को मूव करना चाहिए, पास होना चाहिए बार बार। यहाँ थर्ड मैंने एग्जांपल लिया है सिंपल पेंडुलम का। इसमें ये जो लोड है इसको बोलते हैं बॉब, और यदि हम इसको किसी स्प्रिंग से, किसी डोरी से, स्ट्रिंग नॉट स्प्रिंग, स्ट्रिंग STRING, स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दें और फिर एक एंड को रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दें और फिर राइट साइड लगाकर छोड़ दें, तो वो बार बार इस फिक्स पाथ से पास होगा, फिक्स पाथ पर मूव करेगा और इस फिक्स पॉइंट से बार पास होगा। तो नो डाउट इस बॉब का जो मोशन है
वो भी पीरियोडिक मोशन है। इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ये 3 एग्जांपल मैंने पीरियोडिक मोशन के दिए हैं, आपको पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन भी बताई। When if the motion of a body is such that it move on a fixed path and passes through a fixed point in a fixed time interval, then the motion of a body is called periodic motion. सेकंड बच्चों में बता रहा हूं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन जब मैं बोलूंगा, तो अभी मैंने जब पीरियोडिक मोशन बोला तो ये तीनों एग्जांपल पीरियोडिक मोशन के थे, लेकिन जब मैं बोलूंगा ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, तो ये जो 2 एग्जांपल हैं ये ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन के हैं, लेकिन ये एग्जांपल ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन का नहीं है। तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, when the body oscillates about their mean position to and fro or back and forth in a fixed time interval, then the motion of a body is called oscillatory or vibratory motion. तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, तो आप समझ जाइएगा कि जो एग्जांपल ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन के हैं वो पीरियोडिक के भी है, लेकिन जो एग्जांपल सारे पीरियोडिक के थे वो कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी के हों। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में बॉडी जो है अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट ऑसिलेट करती है, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, और उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। पीरियोडिक मोशन में कोई जरूरी नहीं है कि अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट ऑसिलेट करे, टू एंड फ्रो और बैक, ऐसे भी ऑसिलेट कर सकती है सर्कुलर पाथ। तो जितने मोशन पीरियोडिक होंगे कोई जरूरी नहीं है वो सब ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी हो, लेकिन जितने एग्जांपल ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी के होंगे वो कंपलसरी है कि उनको पीरियोडिक भी होना पड़ेगा। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब नेक्स्ट बच्चों एक और मोशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के ऊपर डिस्कशन होना है, और वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो किस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए 3 नेसेसरी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, मोशन होना चाहिए अलोंग स्ट्रेट लाइन। सेकंड होना चाहिए मोशन ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी होना चाहिए। अब ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी होगा तो पीरियोडिक तो होगा ही। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि जो भी बॉडी ऑसिलेट कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, उस बॉडी का एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यदि ये 3 कंडीशन कोई बॉडी फुलफिल करती है तब हम उस बॉडी के मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? when the body oscillates on a straight line is such that its acceleration is directly proportional to displacement but in opposite direction, then the motion of a body is called simple harmonic motion. तो बच्चों ये जो स्प्रिंग है इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मैं आगे चल के आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि जब ये बॉडी एक्सीलरेट करती ऑसिलेट करती है तो पहली चीज स्ट्रेट पाथ पर है, दूसरा ऑसिलेटरी मोशन है, और तीसरा थर्ड कंडीशन में प्रूफ करके बताऊंगा कि इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। जितना मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा
उतना ही इस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। यहां पर जो मैंने सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल दिया है, जब ज्यादा एंगल होगा तो फिर ये केवल ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि कर्व पाथ पर जाएगा। लेकिन जब ये एंगल स्मॉल होगा, ऐसा ऑसिलेट करेगा, तो लगभग इसका पाथ स्ट्रेट पाथ होगा। ऑसिलेटरी मोशन हो ही रहा है, और स्मॉल एंगल की कंडीशन में मैं प्रूव करके बताऊंगा कि इसका भी एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो यदि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो उस कंडीशन में ये सिंपल पेंडुलम क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो आपको ये तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। पीरियोडिक मोशन में फिक्स टाइम पीरियड होता है, ऑसिलेटरी मोशन में फिक्स टाइम पीरियड भी होता है, और बॉडी को ऑसिलेट करना पड़ता है अबाउट देयर मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेटरी मोशन तो होगा ही, ऑसिलेशन तो करना ही पड़ेगा पर स्ट्रेट पाथ पर, और साथ में एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। अब बच्चों, इससे रिलेटेड जब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं तो कुछ टर्म्स भी आती है जो बहुत सिंपल सिंपल सी टर्म्स है। उसमें से एक टर्म है जिसको अपन बोलते हैं टाइम पीरियड। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वन ऑसिलेशन किसको कहोगे? जैसे ये पेंडुलम है, ये ऑसिलेट कर रहा है, तो अपनी मीन पोजीशन से जब राइट जाएगा, फिर वापस लेफ्ट, वापस मीन पोजीशन पर आएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, और फिर वापस रिटर्न अपनी मीन पोजीशन पर आएगा, तो इसको बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फिर एक टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी? सेकंड होगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के लिए अपन डेफिनेशन क्या देंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय बॉडी पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय बॉडी पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बच्चों यहां एक बात है कि एक्सेलरेशन जो है उसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। उसका रीजन अभी जस्ट थोड़ी देर से बताता हूं। फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। फिर बच्चों एक टर्म आती है एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? तो जब ये कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो उसका मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसका मतलब यदि मान लीजिए ये एक पेंडुलम है, उसको राइट साइड आप ले जाकर छोड़ा इतना और ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, तो ये कहलाएगा उसका एम्पलीट्यूड। लेकिन आपने ऐसा ले जाकर छोड़ दिया, फिर वो ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा है। तो जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट को ही बोल रहे हैं ना अपन एम्पलीट्यूड, बस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को अपन किसमें मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में इन सीजीएस सिस्टम और इन एसआई सिस्टम मीटर। तो नो डाउट एम्पलीट्यूड की भी यूनिट क्या होगी? सेम होगी। इन सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर, इन एसआई सिस्टम मीटर। और एम्पलीट्यूड को अपन डिनोट करते हैं बाय स्मॉल ए। इसीलिए यहां पर एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से नहीं डिनोट करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं स्मॉल एफ। क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है, स्मॉल ए जो है वो किसने कैप्चर कर लिया? एम्पलीट्यूड ने। ये नोटेशन किसको दे दिया? एम्पलीट्यूड को। तो जब उसको दे दिया तो एक्सेलरेशन के लिए ए नहीं बचा, तो उसको फिर अपन एफ यूज करते हैं, स्मॉल एफ। तो बच्चों यहां पर मैंने ये सिंपल सिंपल 3 डेफिनेशन आपको बताई है। इसमें से एक डेफिनेशन टाइम पीरियड बताई है, एक फ्रीक्वेंसी बताई है,
और एक एम्पलीट्यूड बताइए। मैंने आपको टाइम पीरियड की डेफिनेशन बताई है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड इट्स यूनिट in CGS system and in SI system second or second per cycle or second per oscillation. Frequency, total number of oscillations completed by body per second is called frequency and its unit cycles per second. What is the relation between frequency and time period? N is equal to 1 by T. Next, amplitude, the maximum displacement of a oscillatory body is called amplitude. It is denoted by small a. अब next मैं आपको बताना चाहता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बच्चों, यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, ये देखो कोई बॉडी है जो इस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड, तो फिर उसके मोशन को आप क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपने डेफिनेशन देखी है सर्कुलर मोशन। When the body revolves on a circular path with constant speed, then the motion of a body is called uniform circular motion. तो मान लीजिए सपोज यहाँ पर कोई बॉडी P है जो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो नो डाउट आप उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब कांस्टेंट स्पीड बोला है मैंने, तो इसका मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड होगा और उस टाइम पीरियड में ये कंप्लीट अपना वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी। यदि मैं बोलूंगा t/2 टाइम पर, तो ये बॉडी यहां होगी, t/4 पर तो यहां होगी, t/8 पर यहां होगी। तो ये बॉडी की इनिशियल पोजीशन है p1 और यहां से बॉडी स्टार्ट करती है, ये इसकी नेक्स्ट पोजीशन p2 और जिसके लिए टाइम कितना लग रहा है t/8। फिर यही बॉडी P यहां गई P3 पर, कितना टाइम लगेगा इसको? t/8 और मतलब 2t/8, 2t/8। नेक्स्ट यहां पर P4 3t/8, फिर यहां पर 4t/8, t/8 और फिर नेक्स्ट यहां पर 5t/8, T6। ये बहुत जरूरी है, अभी थोड़ा सा आपको थोड़ी देर में पिक्चर क्लियर होगा कि मैं ऐसा क्यों बता रहा था आपको। फिर नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, यहाँ पर इसको P0 से डिनोट कर रहा हूँ, इसको P1 से, इसको P2 से, इसको P3 से, इसको P4 से, यहाँ पर P5 से और इसको P6। इसके लिए टाइम कितना लगेगा? 6t/8 भाई 5t/8 प्लस t/8 और तो टोटल 6t/8। जब यहां पर पहुंचेगा तो P7, इसके लिए टाइम 7t/8 और जब यहां कंप्लीट हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 8t/8। 8t/8 का मतलब कैपिटल टी, जिसको अपन बोल रहे हैं टाइम पीरियड। ये बात मैंने बोली है P के लिए, लेकिन इसी P से यदि हम इस सर्कुलर पाथ का जो डायमीटर है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो इस परपेंडिकुलर का जो फुट है जिसको मैं n से डिनोट कर रहा हूं और उसके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन बताने वाला हूं, तो स्टार्टिंग पोजीशन में बोल रहा हूं n0। अब जरा आप इसके बारे में सोचो कि इसका मोशन कैसा हो रहा है। तो जब आप P यहां था तो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, फुट की पोजीशन ये होगी। जब P यहां से यहां पहुंचा तो जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया उसकी पोजीशन n1 पर होगी। टाइम तो सेम लगेगा t/8। फिर ये जब यहां होगा तो इससे यदि डायमीटर ऑफ परपेंडिकुलर यही होगा, फुट भी यही होगा, तो ये n2 पोजीशन हो गई। फिर P3 से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो फुट की पोजीशन ये होगी, n3 होगी, है ना। फिर P यहां पर आ गया P4 पर, तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
तो फुट की पोजीशन n4 हो गई। P यहां आ गया, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फुट की पोजीशन ये हो गई n5। फिर P यहां पहुंचा तो उससे आप परपेंडिकुलर डायमीटर पर ड्रॉ करेंगे, यहीं पर होगा, फुट की पोजीशन यही होगी n6। फिर जब P यहां पहुंच गया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो फुट की पोजीशन P7, सॉरी n7। फिर P यहां पहुंच गया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो फुट की पोजीशन n8। आप ध्यान दो, ये P रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, लेकिन इससे आपने जो डायमीटर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका फुट, उसका मोशन कैसा हो रहा है। तो देखो आप इनिशियली n0 पर, उसके बाद n1 पर, उसके बाद n2 पर, फिर देखो डाउनवर्ड आया n3, फिर n4, फिर नीचे n5, फिर और नीचे n6, उसके बाद वापस n7 और वापस रिटर्न n2। ये P रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, लेकिन इससे जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डायमीटर पर, उसका जो फुट है, इसके वन रिवॉल्यूशन करने पर मीन पोजीशन से पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर डाउनवर्ड गया और फिर वापस गया। तो इसका मतलब ये एंड जो है इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। इसके वन रिवॉल्यूशन करने पर इसका वन कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है। और यदि ये कंटिन्यूअस अपना रिवॉल्यूशन करता रहे, P एक और रिवॉल्यूशन करेगा तो n एक और ऑसिलेशन करेगा, ये एक और करेगा तो और ऑसिलेशन करेगा। मतलब P रिवॉल्व करता रहे कंटिन्यूअस, तो n जो है वो डायमीटर पर क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। किस पाथ पर, स्ट्रेट पाथ पर क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। और इसके अलावा मैं एक जो थर्ड कंडीशन है आगे चलकर आपको प्रूफ करूंगा। अभी आप फिलहाल मुझ पर भरोसा कर लीजिए कि चलिए मैंने प्रूफ कर दिया। इस n का मैं प्रूफ कर दूंगा कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये आगे चल के मैं प्रूफ कर दूंगा। अभी थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए मैंने ये भी प्रूफ कर दिया। जब ये तीनों कंडीशन प्रूफ हो गई, इसका मतलब n का मोशन कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, क्योंकि ये तीनों कंडीशन किस चीज की है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। और यदि n तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब है कि n क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। यदि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा। यदि इसका ग्राफ अपन पता कर लेंगे तो वही ग्राफ किसका होगा, उन सब बॉडीज का होगा जो सब सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडीज करती हैं, उनके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, एन की हेल्प से। तो देखो बच्चों, इसी के साइड में मैं यहां पर एक्सेस दे रहा हूं और यहां पर इस एक्स एक्सिस पर मैं टाइम शो कर रहा हूं, टाइम, और वाई एक्सिस पर मैं शो करने जा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा ये पहला 0 टाइम स्टार्टिंग, फिर ये t/8, फिर 2t/8, फिर ये 3t/8, है ना, फिर ये 4t/8, ये 5t/8, फिर नेक्स्ट 6t/8, 7t/8 और फाइनली 8t/8, जिसको आप कैपिटल T बोल रहे हैं। ये मैंने डिफरेंट टाइम ले ली। अब इन डिफरेंट टाइम पर आपको n की पोजीशन पता है। 0 टाइम पर n की पोजीशन यहां पर है, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, इसलिए ये पॉइंट मिला। t/8 टाइम पर n यहां पर है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है मीन पोजीशन से। तो इसको यदि यहां पर ड्रॉ करूंगा तो ये पॉइंट मिलेगा, है ना। फिर 2t/8 पर तो आप देखो ये मीन पोजीशन से यहां पहुंच गया है, डिस्प्लेसमेंट इतना है। ये पूरा डिस्प्लेसमेंट को ग्राफ पर ड्रॉ करूंगा तो यहां आ जाएगा, इसका मतलब ये पॉइंट मिल जाएगा। 3t/8 टाइम पर देखो ये n यहां पहुंच गया, p यहां आया, n यहां पहुंच गया, मतलब फिर से n का डिस्प्लेसमेंट कितना है,
जितना पहले किसका था n1 का सेम वही। तो देखो 3t/8 पर ये आ गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट मिल गया। 4t/8 टाइम पर देखो p यहां पहुंचा है, n यहां वापस मीन पोजीशन पर, ये 4t/8 पर ये हो गया। 5t/8 टाइम पर देखो p यहां आ गया तो n यहां आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। ये 5t/8 पर ये हो गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट मिल गया। 6t/8 पर देखो ये यहां पर पहुंच गया p, n यहां पर, मतलब ये जितना रेडियस है, तो ये 6t/8 पर ये हो गया, ये पॉइंट मिल गया। 7t/8 पर देखो p यहां पहुंच गया और n यहां आ गया, ये हो गया। तो इसको यहां ड्रॉ करूंगा तो ये आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट मिल गया। और 8t/8 पर देखो p वापस अपनी पोजीशन पर, n वापस मीन पोजीशन पर, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। यदि ये पूरे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूं तो ऐसा ग्राफ बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है उसके लिए जो ग्राफ होता है वो साइनोसीडियल ग्राफ होता है, साइन कर्व के अकॉर्डिंग होता है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 90 कितना होता है 1, साइन 180 कितना होता है 0, साइन 270 कितना होता है -1, साइन 360 0। तो उसका भी ग्राफ ऐसे ही होता है। बिल्कुल वैसा ही ग्राफ किसका होता है जो बॉडी एक्सक्यूटिंग करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जितनी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हैं उनके लिए जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वो बिल्कुल साइन कर्व के अकॉर्डिंग होता है, साइनोसीडियल ग्राफ होता है। देखो हाफ साइकिल के लिए देखो ग्राफ कैसा था पॉजिटिव, और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव, मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और यहाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। ये मैंने केवल वन ऑसिलेशन में बताया है। यदि p कंटिन्यूस रिवॉल्व करता रहता तो n कंटिन्यूस डायमीटर पर ऑसिलेट करता रहता, और यही ग्राफ जो होता वो एक के बाद एक साइकिल में ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा, इस तरीके से चलता। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को यदि हम रिप्रेजेंट करें वो इस तरीके से होगा। अब बच्चों मुझे आपको बताना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यदि कोई पार्टिकल कर रहा है, कोई बॉडी कर रही है, तो उसके लिए जो डिफरेंट इक्वेशंस हैं वो कैसे होंगे। डिफरेंट इक्वेशंस मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन कैसा होगा, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन कैसा, ये सारा डिस्कशन अपन को करना है। लेकिन पहले मुझे आपको पहले समझाना था कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो किस तरीके से होता है। तो चलिए बच्चों अब अपन देखते हैं डिफरेंट इक्वेशंस फॉर ए बॉडी एक्सिक्यूटिंग एसएचएम। तो अभी फिलहाल चलिए ठीक है, डिफरेंट इक्वेशंस फॉर ए बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो अभी मैं वही आपका एग्जांपल लेता हूं। ये कोई बॉडी है, उसकी ये इनिशियल पोजीशन p0 और ये बॉडी यहां पर पहुंची p पर, कितने टाइम में t टाइम में। ये डायमीटर हो गया, p से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसका फुट ये n0 या n0 में लेकर n1 कर लो, इसको p1 कर लेते हैं, इसको p2 बोल देंगे। और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अब फुट यहां पर है n2 पर, मतलब p जो है वो p1 से p2 पर पहुंचा टाइम t में, तो नो डाउट ये जो फुट है वो भी n1 से n2 पर पहुंच गया इसी टाइम में। अब इस सर्कुलर पाथ का रेडियस सपोज स्मॉल a, तो यहां से आप इसको ज्वाइन कीजिए, ये सेंटर है, ये रेडियस होगा a। बच्चों जब ये p यहां पहुंचेगा ना तब भी रेडियस a है, लेकिन यही a n के लिए क्या होगा
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो एन जाएगा नहीं। फिर जैसे पी आगे जाएगा तो एन कहाँ आने लगेगा, नीचे आने लगेगा। मतलब एन का ये स्मॉल ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। तो भले ही ये सर्कुलर पाथ का रेडियस है, लेकिन एन चूंकि ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए एन के लिए यही क्या है, एम्पलीट्यूड। तो व्हाट इज ए, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ is equal to amplitude of n। अब ये P1 P पार्ट बॉडी P1 से P2 पर पहुंची T टाइम में, सेम टाइम में N1 से N2 पर पहुंचा, मतलब इस टाइम में N का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y। ये एंगल सपोज थीटा, तो भले मैंने थीटा बोला, आपको समझ में आ रहा है P के लिए क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, इन ट्रायंगल N1 P2 N2, N1 P2 N2, इस ट्रायंगल में यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं साइन थीटा, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस। तो आप बोलेंगे बाय डायग्राम y अपॉन a, है ना। तो y इज इक्वल टू a sin थीटा। अब आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन t, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू t। यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये क्या मिल गया बच्चों, n के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। n मतलब मैं बोल रहा हूं ना कि अभी थोड़ी देर के लिए मान लो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मतलब जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगी उनके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, इसका मतलब क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। पर अभी चलो नहीं भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन, अभी नहीं भी मानते, तो ये तो तय है मैंने किसके लिए डिराइव किया, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन n के लिए, है ना। चल, तो ये मैंने आपको बोला डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन फॉर n। आप ज्यादा अच्छा है कि इसको मान लो, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन फॉर ए बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि मैं थोड़ी देर में ये जो इक्वेशन है इसके बेसिस पर n के लिए प्रूफ कर दूंगा जो n है उसका एक्सेलरेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सब आपको मानना पड़ेगा। इसका मतलब n के लिए है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई जो भी बॉडी सिस्टम के सबके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऐसा है। अच्छा, इस n के लिए यदि मैं बोलता हूं वेलोसिटी इक्वेशन निकालना है, अभी तो आपने बोल दिया, चलो आपने बोल दिया भाई हमने क्या निकाल लिया है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, टाइम इक्वेशन फॉर ए बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम इक्वेशन फॉर ए बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी इक्वेशन निकालना है, तो बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी आ जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, dt ऑफ y। हम लोग शुरू से याद ले रहे डिस्प्लेसमेंट को y पे यदि हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, पोजीशन को यदि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो dy का मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और dt मतलब टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो v इज इक्वल टू dt ऑफ y, आपको पता है a sin ओमेगा t, रख दो a sin ओमेगा t, तो v इज इक्वल टू a एम्पलीट्यूड कांस्टेंट कॉमन dt ऑफ sin ओमेगा t, v इज इक्वल टू a। बच्चों dt sin ओमेगा t क्या होगा, cos ओमेगा t इनटू ओमेगा, क्योंकि sin t होता तो सीधे cos t लिखते, लेकिन ये ओमेगा t अपने आप में फंक्शन है तो इसका भी डिफरेंशिएशन जब इसका करोगे तो ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि dt t 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर वेलोसिटी इक्वेशन क्या मिला आपको, a ओमेगा cos ओमेगा t। ये क्या मिल गया बच्चों, वेलोसिटी इक्वेशन मिल गया। इसको मैं नेम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, या इक्वेशन नंबर 2/1। फिर आप देखो v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t को आप क्या लिख सकते हो, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t लिख सकते हो ना भाई, आपको मालूम है साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos a इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो वही तो लिखा है मैंने। लेकिन यहां पर v इज इक्वल टू a ओमेगा, यदि मैं चाहूं तो यहां लिख सकता हूं रूट ओवर 1 माइनस, देखो इक्वेशन 1 से देखो साइन ओमेगा टी क्या होता है, y अपॉन a, तो यहां वैल्यू रख सकता हूं y अपॉन a स्क्वायर, क्योंकि साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू y अपॉन a होता है। क्या एलसीएम लूंगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहां a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, a हो जाएगा, ये a न्यूमरेटर के a को कैंसिल कर देगा, तो फाइनली आपको वेलोसिटी इक्वेशन मिलेगा ओमेगा इनटू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा भाई a स्क्वायर एलसीएम आएगा, यहाँ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, ये इस a स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो a, और न्यूमरेटर भी a को कैंसिल कर देगा, ओमेगा इनटू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। So what is A? Amplitude. What is Y? Displacement. What is omega? Angular velocity. तो ये है velocity equation, जिसको equation 2 second, ये दो equation आपको मिल रहा है। फिर next, जब मैंने ये किसके लिए कर रहा हूं बच्चों, ड्राइव में n के लिए, क्योंकि n का ही डिस्प्लेसमेंट था ये इक्वेशन, अब उसी को डिफरेंशिएट किया तो उसका वेलोसिटी इक्वेशन आ गया। थोड़ा सा बोर्ड पर जगह बनाने के लिए मैं ऐसा घुमा देता हूं, है ना, तो अब ठीक है। जब वेलोसिटी इक्वेशन आ गया तो मुझे निकालना चाहिए एक्सेलरेशन इक्वेशन, नो डाउट ये भी किसके लिए आएगा, n के लिए, क्योंकि n का ही डिस्प्लेसमेंट था, उसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आया, उसी की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो नेक्स्ट एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन फॉर ए बॉडी executing SHM, तो एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू ddT ऑफ v, भाई वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल टू ddT ऑफ, डिफरेंशिएट करने के लिए तो आप इसी इक्वेशन का सपोर्ट लोगे टाइम के फॉर्म में जो है, तो क्या लिखोगे आप, a ओमेगा cos ओमेगा t, है ना, तो इधर आएगा F इज इक्वल टू a ओमेगा कांस्टेंट कॉमन ddT ऑफ cos ओमेगा t, तो F इज इक्वल टू a ओमेगा ddT cos ओमेगा t माइनस sin ओमेगा t इनटू ओमेगा, इसका मतलब
F इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस भी बाहर निकल ओमेगा स्क्वायर, और इस a को अपन ने साइन ओमेगा टी के साथ में एसोसिएट कर दिया। लेकिन a साइन ओमेगा टी हमको मालूम है क्या होता है y, तो बाय इक्वेशन 1 f इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू y। ये आ गया बच्चों एक्सेलरेशन इक्वेशन। जब बॉडी ऑसिलेट करी तो उसका टाइम पीरियड फिक्स है ना, टाइम पीरियड कांस्टेंट है, तो n का भी तो टाइम पीरियड कांस्टेंट है, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। यदि ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। मतलब मैंने प्रूफ कर दिया f इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1। ये f क्या था, एक्सेलरेशन फॉर n, और हमने प्रूफ किया कि n का जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माइनस का मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन y के अपोजिट है। तो जब मैंने n के लिए प्रूफ कर दिया, इसका मतलब n स्ट्रेट पाथ पर ऑसिलेट कर रहा है, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब n क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फिर मैं इतनी देर से वही तो समझा रहा था आपको, इसका मतलब ये जो अपन ने n के लिए इक्वेशन ड्राइव किया है, और यदि n सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मतलब ये इक्वेशन हर उस बॉडी के लिए होगा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हैं उनके लिए वेलोसिटी इक्वेशन ये होगा, एक्सेलरेशन इक्वेशन ये होगा, है ना। अच्छा एक बात, हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो कि अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है जब ये n अपवर्ड जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन y के अपोजिट मतलब डाउनवर्ड। इसीलिए तो धीरे धीरे ये रुकेगा और फाइनली यहां जाकर रुक जाएगा और फिर वापस आएगा। फिर जब डाउनवर्ड जाएगा तो एक्सेलरेशन अपवर्ड, इसलिए वो मीन पोजीशंस के अबाउट क्या करता है, ऑसिलेट करता है। और बताऊंगा मैं, सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेकर बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो अभी बच्चों ये मैंने निकाल दिया आपको एक्सेलरेशन इक्वेशन। तो अभी फिलहाल आपने 3 इक्वेशन देखे हैं, वेलोसिटी इक्वेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन और एक्सेलरेशन इक्वेशन। चलो थोड़ा सा बोर्ड के बाजू में हट जाता हूं, ताकि यदि आप बोर्ड से भी कुछ नोट कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं।